आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज बारी है गुलाम अब्बास साहब की लिखी एक मजेदार कहानी की, जिसका नाम है फैंसी हेयर कटिंग सलून। चलिए शुरू करते हैं। आबादियों की अदल बदल ने एक दिन एक अजनबी शहर में 4 हज्जामों को इकट्ठा कर दिया। हज्जामों यानी कि 4 बाल काटने वालों को। वो एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने आए। अब जैसा कि कायदा है कि एक ही प्रोफेशन के लोग जल्दी एक दूसरे को पहचान लेते हैं, ये लोग भी जल्दी एक दूसरे को जान गए। चारों अपने वतन से लुट लुटा कर आए थे। जब चारों अपनी कहानी सुना चुके तो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। थोड़ी बहुत पूंजी, अपनी अपनी किस्मत, बस यही था उनके पास। सबकी राय शुमारी के बाद तय ये हुआ कि चारों मिलकर एक दुकान लेंगे और मिलकर काम शुरू करेंगे। ये बंटवारे की शुरुआत का जमाना था। शहरों में अफरा तफरी फैली हुई थी, तमाम कारोबार ठप पड़े हुए थे। इन हज्जामों को दुकान के लिए काफी दौड़ धूप करनी पड़ी थी। वो कई दिन तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे और छोटे छोटे अफसरों, क्लर्कों और चपरासियों तक को अपनी दुख भरी कहानी बढ़ा चढ़ाकर सुनाते रहे। आखिरकार एक अफसर का दिल पसीज गया और उसने इन चारों को शहर के एक अहम चौक में एक दुकान दिला दी। ये दुकान पहले भी एक सलून हुआ करता था, जिसे उसका मालिक शहर के हंगामे के बाद बंद करके चला गया था। दुकान ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, पर उसके मालिक ने इसमें अच्छा खासा सलूनों का साथ ठाट बाट कर रखा था। दीवारों के साथ साथ लकड़ी के तख्ते जोड़कर ऊपर संगमरमर की लंबी लंबी सिलें जमाकर टेबल बना ली गई थी। 3 एक तरफ और 2 एक तरफ। हर एक टेबल के साथ दीवार में जड़ा हुआ एक बड़ा सा आईना था और ऊंचे पायों की कुर्सी थी, जिसके पीछे लकड़ी का गद्दीदार स्टैंड लगा हुआ था। कस्टमर ठिंगने कद का हुआ तो स्टैंड को ऊपर कर लिया, लंबे कद का हुआ तो उसे नीचे कर लिया और गद्दी पर उसके सर को टिकाकर मजे से दाढ़ी मुड़ने लगे। जरूरत की ये सारी चीजें मुहैया तो थीं, लेकिन जरा पुराने फैशन की थीं और थोड़ी टूटी फूटी थीं। आईने, कुर्सियां, काउंटर, कंघियां रखने के लिए दराजें। उन्हें खुशी थी कि सारा सामान बना बनाया ही मिल गया। तो उनमें से जो उम्र में सबसे बड़ा था और उस्ताद कहलाता था, उसने कुछ फिक्स्ड ग्राहक बांध रखे थे, जिनके घर वो हर रोज या फिर एक दिन छोड़कर दाढ़ी मोड़ने जाया करता था। उससे उम्र में दूसरे दर्जे पर जो हज्जाम था, उसने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और लॉरियों के अड्डे संभाल रखे थे। और दूसरे 2 हज्जाम जो काफी कम उम्र के थे, वो 1.5 रुपए दिहाड़ी पर कभी किसी दुकान पर काम करते थे तो कभी किसी दुकान पर। अब अचानक किस्मत ने उन लोगों को जिंदगी में पहली बार आजादी और खुद मुख्तारी का ये मौका दिया था, तो जाहिर है वो बहुत खुश थे। तो सबसे पहले तो उन लोगों ने बाजार से एक कूची और चूना लाकर खुद ही दुकान में सफेदी की और उसके फर्श को खूब धोया पोंछा। उसके बाद कपड़ों के 2-3 गट्ठर सस्ते दाम पर खरीदे और अपने लिए 2-2, 3-3 जोड़े भी तैयार कर लिए। इसके अलावा एक चादर की भी जरूरत थी, जिसे बाल काटने के वक्त ग्राहक के जिस्म पर गर्दन से नीचे लपेटना होता है। यह जरा मुश्किल काम था, मगर उन लोगों ने सायों, जंपरों, कोटों और पतलूनों को फाड़ फाड़ कर जैसे तैसे 2 चादरें बना ही ली थी। कपड़ों की इसी ढेर में उन्हें रेशम का एक स्याह पर्दा भी मिला, जिसमें सुनहरे रंग की तितलियां बनी हुई थी। अब कपड़ा था तो बोसीदा, मगर अभी उसमें कुछ चमक दमक बाकी थी, तो उसे एहतियात से धोकर दुकान के दरवाजे पर लटका दिया गया। अपने अपने औजार सबके पास थे ही, उनकी तो कोई फिक्र थी नहीं। हाँ, बस थोड़े थोड़े दामों वाली कई चीजें खरीदी गईं, जैसे सेल्यूलॉइड के प्याले, साबुन के लिए दाढ़ी के ब्रश, फिटकरी, छोटी बड़ी कंघियां, तौलिया, 2-3 तेज खुशबू वाले देसी तेल, एक घटिया दर्जे की क्रीम की शीशी, एक सस्ता सा पाउडर का डिब्बा और इसके अलावा कबाड़ी की दुकान से विलायती लेवेंडर की टेढ़ी तिरछी खाली शीशियां खरीदी और उनमें सरसों का तेल भर दिया। दुकान की सजावट जमकर की गई। पुरानी तस्वीरें हटाकर उसकी जगह पर पुराने अमेरिकन फिल्मों के रंगदार पोस्टर लगाए गए। एक बड़ा सा कैलेंडर भी दीवार पर टांग दिया गया। कीमतें कम ही रखी थी। एक गत्ते पर इंक से हजामत की अलग अलग किस्में और उनके दाम लिखकर लटका दिया गया। इनसे पहले जो हज्जाम यहाँ पर जिसकी ये दुकान थी, उसने इसका नाम फैंसी हेयर कटिंग सलून रखा था। अब ये नाम दुकान के दरवाजे के ऊपर अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में लिखा हुआ था।
जिस रोज बाकायदा तौर पर दुकान का इफ्तिताह यानी कि इनॉग्रेशन होना था, उन्होंने एक दूसरे की हजामतें बनाई, नहाए धोए, तैयार हुए, उस्तरों को धार दी और दुकान को अगरबत्तियों की खुशबू से महका दिया। पहली शाम कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। कुल 5 ग्राहक आए, 3 शेव बनवाने आए और 2 बाल कटाई के लिए। मगर ये लोग मायूस नहीं हुए। हर ग्राहक का पुरजोर स्वागत किया। उसको बैठाने से पहले कुर्सी को दोबारा झाड़ा पोछा, उसकी टोपी पगड़ी या कोट लेकर एहतियात से खूंटी पर टांग दिया, दाढ़ी के बाल नरम करने के लिए देर तक ब्रश से झाग को फेंटा और बड़े नरम हाथ से उस तरह चलाया। एक हज्जाम को लगता था कि बाल काटने में ज्यादा वक्त लगाओ तो ग्राहक खुश होता है, इसलिए उसने एक बार बाल तराशने के बाद दोबारा तराशने शुरू कर दिए। बाद में कस्टमर के सर में तेल डालकर हल्के हल्के मलना शुरू किया। ग्राहक को अच्छा लगा तो उसने बख्शीश भी दे दी। उस शाम काम की कमी के बावजूद उन लोगों ने देर तक दुकान खुली रखी और फिर दुकान बढ़ाने के बाद भी वो देर तक जागते रहे और हंसी मजाक की बातें करते रहे। दूसरे दिन दफ्तरों में कोई छुट्टी थी। सुबह के 8 बजे ही थे। ग्राहक आने शुरू हो गए। 10 बजे के बाद तो ये कैफियत हो गई कि एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया। फिर बाज दफा तो 3-3 कारीगर एक ही वक्त में काम में बिजी रहे। रात को दुकान बढ़ाकर हिसाब किया तो हर एक के हिस्से में तकरीबन 4-4 रुपए आए। 4-4 रुपए। तीसरे रोज फिर मंदा रहा, मगर चौथे रोज फिर ग्राहकों की गहमा गहमी देखकर चारों को यकीन हो गया कि दुकान चल निकली है। अब ये लोग इस अजनबी शहर में अकेले आए थे, लिहाजा रात को फर्श पर बिस्तर जमाकर दुकान ही में सो जाते थे। एक छोटी सी अंगीठी, एक केतली और 2-3 रोगनी प्यालियां खरीद ली। सुबह को दुकान में ही चाय बनाते और नाश्ता करते। दोपहर के वक्त पास के होटल से 2-1 किस्म का सालन और रोटियां ले आते और चारों मिलकर पेट भर लेते। दुकान को शुरू हुए अभी 8 ही दिन हुए थे। एक दिन एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला शरीफ सूरत का आदमी दुकान में दाखिल हुआ। उसके कपड़े मैले थे, सर पर मुंशी लोग की तरह पगड़ी थी, पांव में जूता और दाढ़ी बड़ी हुई थी, काले सफेद बाल थे और एक घटिया दर्जे की ऐनक लगाया था जिसकी एक कमानी टूटी हुई थी और उसे धागे से जोड़ा गया था। उन लोगों ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। पहले तो वो झिझका मगर फिर बैठ गया। एक हज्जाम ने पूछा, शेव? उसने कहा नहीं। बाल? नहीं। तो फिर क्या चाहते हो? उस्ताद ने पूछा। वो बोला, मेहरबानी करके मेरे नाखून काट दो। नाखून कटवाने के बाद वो शख्स वहीं बैठा रहा। आखिर जब उन लोगों ने बार बार उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने कहना शुरू किया, साहब मैं एक गरीब मुहाजिर हूं। मैं अपने वतन में एक बनिए का मुंशी था। उसके यहाँ राशन कार्डों की पर्चियां लिखा करता था और हिसाब किताब का काम किया करता था। वतन छूटा तो ये रोजगार भी छूट गया। इस शहर में कई दिन से बेकार फिर रहा हूं। कई जगह नौकरी की तलाश भी की मगर हर जगह पहले ही से मुंशी मौजूद है। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो मैं आपका उम्र भर एहसान नहीं भूलूंगा। इस बेकारी से तो ऐसा तंग आ गया हूं जैसे आप मुझे जो भी काम बताएंगे दिलो जान से करूंगा। हिसाब किताब के काम के अलावा मैं खाना पकाना भी जानता हूं। उसकी बात सुनकर ये लोग थोड़ी देर खामोश रहे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सलाह मशवरा करते रहे। आखिरकार उस्ताद ने जबान खोली, देखो मियाँ, हम तो खुद यहाँ के नहीं हैं और नया नया काम शुरू किया है, तो तनख्वाह तो हम तुमको नहीं दे पाएंगे। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो कि खाना दोनों वक्त हमारे साथ खाओ, बल्कि खुद ही पकाओ, क्योंकि अब तुम हमारे भाई हो। हाँ, बस दुकान को झाड़ पोछ दिया करना और फिर जब कहीं तुम्हारा कुछ काम बन जाए तो शौक से चले जाना, हम रोकेंगे नहीं। उस शख्स ने बड़ी खुशी से उनकी ये शर्त मंजूर कर ली, शुक्रिया अदा किया और फिर वो वहीं रहने लगा। दूसरे दिन बाजार से एल्युमिनियम की एक देगची और कुछ बर्तन खरीदे गए और दुकान में हंडिया पकाने का सामान आने लगा। वो आदमी खाना बहुत जायकेदार बनाता था और झाड़ने पोछने में भी वो काफी चुस्त था। बाजार से सौदा भी दौड़ कर ले आता था। सच तो यह है कि वो आदमी 8 पहर गुलामी करने के लिए तैयार था। खत लिख सकता था, हिसाब किताब जानता था, चारों मालिकों से अदब से पेश आता था, इसलिए 2 वक्त की रोटी पर वो कोई महंगा नहीं था। बहरहाल यूं ही दिन गुजरते गए, यहां तक कि दुकान खुले 2 महीने हो गए। इस दौरान दुकान ने खासी तरक्की कर ली। उन लोगों ने कुछ नया फर्नीचर और शैम्पू के लिए बेसिन वगैरह भी लगवा लिया और थोड़ी थोड़ी रकम हर एक ने बचा भी ली थी। दुकान का 3रा महीना चल रहा था। एक सुबह पहले वाले हज्जाम को, जो सबका उस्ताद था, उसको अपने बीवी बच्चों की याद आने लगी।
दोपहर होते होते वो ठंडी ठंडी सांसें लेने लगा और शाम तक उसकी उदासी और भी बढ़ गई। उसने अपने साथियों से 4 दिन की छुट्टी ली और कहा कि वो अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए जा रहा है, और वो रवाना हो गया। उसके बीवी बच्चे वहां से कहीं 200 मील दूर किसी शहर में अपने किसी रिश्तेदार के दरवाजे पर मेहमान बने पड़े थे। अब वो उन्हें इस शहर में ला सकता था क्योंकि उसके पास पैसे आ गए थे। उस्ताद ने 4 दिन में लौट आने का पक्का वादा किया था और बड़ी बड़ी कस्में भी खाई थी, मगर वापसी में उसे 15 दिन लग गए। तो जब वो लौटा, उसने बीवी बच्चों को स्टेशन के मुसाफिर खाने में छोड़ा और खुद दुकान पर पहुंच गया। उसने अपने साथियों को बताया कि वो बीमार हो गया था और वो तकलीफें भी बयान की जो बीवी बच्चों को यहां तक लाने में उसे उठानी पड़ी। आखिर में उसने खर्च की तंगी का जिक्र किया और कुछ रुपए कर्ज मांगे। ये बात तो जाहिर ही थी कि जितने रोज उस्ताद ने दुकान में काम नहीं किया, उतने रोज की आमदनी में उसका कोई हिस्सा नहीं था, और फिर एक कारीगर के कम हो जाने से आमदनी भी कंपैरेटिवली कम हो गई थी। मगर मुरव्वत की वजह से उसके साथियों ने अपनी अपनी जेब से 5-5 रुपए निकालकर उसके हवाले कर दिए। 15 रुपए उस्ताद की जरूरतों के मुकाबले तो बहुत कम थे, मगर वो फिर भी चुपचाप वो 15 रुपए लेकर वहां से चला गया। उसके अगले दिन से चारों आदमी फिर से काम करने लगे। अब तक का उनका ये रूल रहा था कि कस्टमर्स से पैसे मिलते हैं तो वो अपनी अपनी जेब में रखते थे और रात को सारी रकमें जेब से निकालकर एक जगह पर रखते थे और फिर बराबर से बांट लेते थे। दुकान के रखरखाव, टूट फूट और अपने और नौकर के खाने पीने में जो रकम खर्च होती थी उसमें वो चारों बराबर के साथी थे। मगर उस्ताद ने दूसरे ही दिन बातों बातों में अपने साथियों से कह दिया कि भाई, मैं बीवी बच्चों वाला हूं, परदेश का मामला है, उनको अकेले कैसे छोड़ सकता हूं, इसलिए रात को तो मैं उनके पास ही सोया करूंगा, और दूसरा ये कि खाना भी मैं उनके साथ ही खाऊंगा, तो आज से तुम खाने पीने के खर्च में से मेरा नाम निकाल दो। और भाइयों, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ खर्च करूं और उधर भी घर पर भी करूं। उसके साथ ही ये बात सुनकर खामोश ही रहे। अब उस्ताद दोपहर का खाना खाने घर चला जाता था, जो उसने करीब में ही कहीं ले रखा था। 2 घंटे बाद वो लौटता था। रात को वो जल्दी दुकान बढ़वाकर अपना हिस्सा लेकर चलता बनता था। कोई हफ्ता भर तो यही सिलसिला चलता रहा, मगर उसके बाद उस्ताद के तीनों साथियों के तौर एकदम से बदल गए। अब वो अक्सर आपस में खुसर फुसर करते और चुपके चुपके उस्ताद की हरकत को गौर से देखते रहते, खास तौर पर उस वक्त जब हजामत के बाद उस्ताद ग्राहक से पैसे वसूल करता था। वो कनखियों से देखते रहते थे कि उस्ताद पैसे किस जेब में डालता है। एक रात जब उस्ताद दुकान से निकला तो उसके 3 साथी देर तक जागते रहे और आपस में बात करते रहे। उन्हें उस्ताद के खिलाफ कई शिकायतें थीं। उनका कहना था कि उस्ताद रुपए पैसे के मामले में खरा नहीं है। उन्होंने उस्ताद की इस धोखेबाजी की रोकथाम के लिए बहुत से तरीके सोचे, मगर किसी पर राय नहीं बनी। आखिर में बड़ी रात गए एक तरकीब उनके जहन में आई। उस पर सबने हामी भरी और फिर वो इत्मीनान से सो गए। अगले दिन जब उस्ताद दुकान पर आया तो उन तीनों ने आपस में झूठ मूठ लड़ना शुरू कर दिया। एक ने दूसरे से कहा, ऐसा है, ज्यादा उड़ो मत, समझे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, रात को तुमने ग्राहक से पैसे लेकर अपनी पतलून की जेब में डाले, जबकि सारे पैसे तुम अपनी कमीज की जेब में डालते हो। दूसरे ने कहा, वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, अरे कुछ तो शर्म कर लो, इतना झूठ, और तुम तो खुद बेईमान हो। परसों ग्राहक ने तुम्हें जो पैसे दिए थे, मैंने खुद देखा कि तुमने उसमें से कुछ पैसे तो अपनी जेब में रखे, लेकिन कुछ चालाकी से अपनी उंगलियों के बीच में दबाए रहे। सब देख रहा था मैं। इस पर तीसरे ने कहा, अब अरे भाई एक मिनट, इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है भाई? अरे जो कुछ हुआ उसे कहा सुना माफ करो, लेकिन आइंदा के लिए मैं तुमको एक तरकीब बताता हूं तुम लोगों को। अगर हम उस तरकीब पर चलेंगे तो हम में से किसी को धोखा नहीं होगा। तरकीब यह है कि दरवाजे के पास एक मेज कुर्सी डाल दो, कुर्सी पर मुंशी को बिठा दो और मेज पर एक डिब्बा रख दो जिसके ढक्कन में सुराख हो। बस ग्राहक हजामत के पैसे उसी डिब्बे में खुद ही डाल दिया करेगा। हम में से कोई खुद एक पाई ना वसूल करे। मुंशी मुफ्त में रोटियां तोड़ा करता है, इससे कुछ काम क्यों ना लिया जाए भाई? ये इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कोई भी कस्टमर बिना पैसे दिए नहीं जाएगा बाहर। फिर चाहो तो मुंशी साथ साथ कॉपी में रकम भी लिखता जाएगा कि आखिर किसके लिए कितना है इसमें। इस पर पहले ने कहा, यार बात तो बिल्कुल ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन ये नहीं मानेगा, बेईमानी जो ठहरी इसके दिल में। इस पर दूसरे ने भन्ना कर कहा, क्यों नहीं मानूंगा मैं? अच्छा है कि ऐसा हो जाएगा, झूठ सच सब अपने आप ही जाहिर हो जाएगा। अब तरकीब के मुताबिक सबने मिलकर उस्ताद की तरफ देखा। अब क्यों उस्ताद, आपकी क्या राय है? उस्ताद कुछ कह नहीं सका, न उस तरकीब के हक में न उसके खिलाफ। उसने खामोश ही रहने में समझदारी समझी। दूसरे ही दिन इस पर अमल भी शुरू हो गया।
हर रात को दिन भर की आमदनी का बाकायदा हिसाब होता और उसमें से हर एक को पूरा पूरा हिस्सा मिलता। 4 दिन भी न गुजर पाए थे कि इसमें इतना बदलाव और कर दिया गया कि आमदनी का हिस्सा रोज के बजाय हफ्ते के हफ्ते किया जाए। इस तरह हर शख्स को बड़ी रकम मिल सकेगी। हर रोज जो थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं उनसे तो किसी की भी पूरी नहीं पड़ती है। और हाँ, अगर हफ्ता खत्म होने से पहले किसी को कोई जरूरत पड़ जाए खुदा ना खास्ता, तो वो मुंशी से पर्ची लिखवा कर एडवांस ले सकता है। सब इस राय पर मान गए। कुछ दिन तो चलता रहा, लेकिन उस्ताद ज्यादा दिन तक इस पर खामोश नहीं रह सका। एक दिन वो सुबह ही सुबह दुकान पर पहुंचा और उस तरह की धार को घिसते हुए एकदम से अपने साथियों पर बरस पड़ा। बस बस, बहुत हो गया। मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। इंसाफ का तो आजकल जमाना ही नहीं है। अरे तुमने गधे और घोड़े को बराबर समझ लिया है। हाँ, तुम में से ना तो कोई मेरे जितना पुराना है और ना ही हुनरमंद। और फिर दाढ़ी मुड़ने में तो मेरा हाथ ऐसा हल्का है कि हर शख्स मुझसे ही दाढ़ी मुड़ाना चाहता है। मैं ऐसे कई आदमियों को जानता हूं जो जब मैं काम में बिजी होता हूं तो वो दुकान में आते ही नहीं है, बाहर ही टहलते रहते हैं। मुंशी इस बात का गवाह पूछ लो। हाँ, मेरी रोज की कमाई तुम लोगों से कहीं ज्यादा होती है। मुंशी, अब तुम ही इंसाफ करो कि जब मैं हुनर में सबसे बढ़कर हूं और ग्राहक भी ज्यादा मेरे ही पास आते हैं, काम भी ज्यादा मैं करता हूं, तो कमाई भी तो ज्यादा मेरी होगी ना। तो फिर उसकी क्या वजह है कि मुझे भी उतना ही पैसा मिल रहा है जितना तुम लोगों को मिल रहा है? बेहतर यह है कि तुम लोग मेरा हिस्सा मुझे दे दो और दुकान खुद संभाल लो भाई। अगर ये नहीं हो सकता है तो काम के लिहाज से हर एक की सैलरी फिक्स कर दो। आमदनी में ये तनख्वाहें निकलकर जितनी रकम बचेगी वो चारों में आपस में बांट ली जाएगी। अगर तुमको ये बात मंजूर हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, वरना साहब ऐसी दुकानें और ऐसी साझेदारी को मेरा दूरी से सलाम है। बंदा कहीं और किस्मत आजमाएगा। जितने पैसे मुझे यहाँ मिलते हैं उससे ज्यादा तो मैं आंख बंद करके जिस सैलून में चला जाऊं वहां कमा सकता हूं। उस्ताद की इस लंबी तकरीर के बाद तीनों पार्टनर्स ने एक दूसरे को गौर से देखा। हालांकि इसमें कुछ बातें ठीक भी थीं, जैसे टैलेंट में वाकई उस्ताद उन तीनों से कहीं बढ़कर था, मगर उसका यह मतलब थोड़ा ही था कि वो साझेदारी में अपने टैलेंट को दबाव डाले। जब पार्टनर हैं तो टैलेंट की कौन परवाह करता है। पार्टनरशिप तो एक घर की तरह होती है जिसमें कमाने वाले लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक घर की परवरिश करते हैं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा कमाने वालों या न कमाने वालों में किसी किस्म का फर्क नहीं किया जाता है। तीनों ने कहा, ये उस्ताद तो बड़ा हद दर्जे का कमजोर आदमी है। वो अपने टैलेंट की बात करके हमें आपस में फर्क पैदा करना चाहता है। लेकिन वो उस्ताद के दुकान से चले जाने का मतलब भी खूब समझते थे। इसका मतलब था कि एक भारी रकम मुआवजे के तौर पर उस्ताद को देनी पड़ेगी और ये रकम उनके पास थी नहीं। दूसरा रास्ता यह था कि ये तीनों दुकानों से अलग हो जाते, मगर जाते तो कहां जाते। न काम ही में ऐसी महारत थी और न सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना था। लिहाजा गिले शिकवे तो बहुत किए, मगर आखिरकार उस्ताद की तनख्वाहों वाली शर्त मान ही ली। सैलरी फिक्स होने के मसले ने खासा तूल खींचा। आखिर तमाम बहस के बाद यह तय पाया गया कि उस्ताद को 150 रुपया महीना मिले और उससे नीचे वाले को मिलेंगे 120, तीसरे को मिलेगा 100 और चौथे को 80। साथ ही यह भी तय हो गया कि तनख्वाहों का हिसाब महीने के महीने हुआ करेगा। उस्ताद दिल ही दिल में बहुत खुश था कि आखिरकार उसने अपनी सीनियरिटी को मनवा लिया है। उधर उसके साथी कुछ दिन में नाराज रहे, मगर 1 महीने के बाद एक बड़ी रकम हाथ में आने के ख्याल ने धीरे धीरे उनका गम भी दूर कर दिया और फिर वो बड़ी बेताबी से महीने के खत्म होने का इंतजार करने लगे। खुदा खुदा करके जब महीना खत्म हुआ और तनख्वाह का दिन आया तो एक ऐसी बात हो गई कि चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों हज्जामों की हैरानी और मायूसी की कोई हद नहीं थी। पिछले महीने दुकान से जो आमदनी हुई थी उसमें से उनकी आधी आधी तनख्वाहें भी नहीं निकल रही थी। उन लोगों को सबसे ज्यादा अचंभा इस बात पर हुआ कि दुकान पहले ज्यादा तरक्की पर थी, ग्राहक भी पहले ज्यादा आते थे, मगर उसके बावजूद उन्हें जो रकम मिली वो तो शुरुआती दिनों से भी कम थी। अब मुंशी के खाते की जांच पड़ताल की गई, मगर उसने पाई पाई का हिसाब बता दिया। हर शख्स की रोज की कमाई, चारों की रोज की कमाई, हफ्ते की कमाई, महीने की कमाई अलग अलग भी और मिलाकर भी पूरा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। क्या मजाल कि कोई शख्स उसके हिसाब में गलती निकाल सके। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब किसी को पता हो कि उसके पास कहीं से एक बंधी रकम आने वाली है तो इंसान का खर्च अपने आप बढ़ जाता है और वो उसके भरोसे पर कभी कभी कर्ज भी ले लेता है। तो उनमें से 2 हज्जाम और 1 उस्ताद भी इसी उम्मीद पर मोहल्ले के दुकानदारों के कर्जदार हो गए। अब तकाजों का तो डर था ही, आइंदा कर्ज का दरवाजा भी बंद हो जाने का डर था। उस रात जब वो दुकान बढ़ाने लगे तो चारों बहुत मायूस नजर आ रहे थे। सबसे ज्यादा गरीबी मुंशी के चेहरे पर टपक रही थी, जबकि उसकी कोई तनख्वाह भी मुकर्रर नहीं थी।
फिर भी अपने मालिकों की इस मुसीबत में वो बराबर का शरीक नजर आता था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उनके करीब आया और दर्द में डूबी हुई आवाज में बोला, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ जो भलाई की है मैं उसे उम्र भर नहीं भूल सकता। आज आप लोगों को परेशान देखकर मेरा दिल बहुत कुढ़ा है। अब मैं अपनी सच्ची बात आपको बताता हूं। वो बात यह है कि जब मैं अपने वतन में बनिए के यहाँ नौकर था तो हर महीने तंगी करके अपनी तनख्वाह में से कुछ रुपए मैं बचा लिया करता था। कुछ महीनों में अच्छी खासी पूंजी जमा हो गई। वतन से चलते वक्त भी मैं उसे अपने साथ ले आया था और यहाँ मैंने डाकखाने में उसको जमा कर दिया था ताकि बुरे वक्त में वो कुछ काम आए। मगर अब मैं जब आप लोगों को परेशान देख रहा हूं तो मेरा दिल गंवारा नहीं कर रहा है कि मेरे पास पैसे हैं और मैं उसे अपने भाइयों से छुपाए रखूं। अगर आप कहें तो कल मैं डाकखाने से अपने पैसे निकाल लाऊं, आप उसे अपने काम में लाइए और जब दुकान की आमदनी बढ़ जाए तो आप लोग मुझे लौटा दीजिएगा। मैं कोई प्रॉफिट नहीं लूंगा उसमें से। चारों चौंक गए। बोले, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? कुछ देर के बाद मुंशी ने धीरे से कहा, 100 रुपए। दूसरे दिन मुंशी डाकखाने से 100 रुपए निकाल लाया और उनसे अलग अलग रसीद लेकर वो रकम उनमें आपस में बांट दी। इस तरह उनकी परेशानियां कुछ दूर तो हो गई, मगर अगले महीने दुकान में इससे भी कम आमदनी हुई। अब तो ये लोग बहुत ही घबराए। मुंशी ने बड़ी छानबीन के बाद आमदनी के कम होने की यह वजह पूछी, क्योंकि चौक के बाद दूसरे हेयर कटिंग सैलूनों ने भी उनकी देखा देखी या मंदी की वजह से अपने यहाँ फीस कम कर दी थी। इसलिए जो ग्राहक पहले सस्ते के ख्याल से उनके यहाँ आते थे अब वो और दूसरे सैलूनों में बट गए। उन लोगों ने मुंशी की बात का कुछ यकीन किया, कुछ नहीं किया। बहरहाल वो इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते थे, क्योंकि मुंशी अब के अपने भाई से 100 रुपए कर्ज ले आया था। इसलिए उन लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। तीसरे महीने हालात कुछ सुधरे और उन्होंने इत्मीनान की सांस ली, मगर चौथे महीने आमदनी एकदम फिर से कम हो गई। इस पर सबने फिर से मुंशी की तरफ देखा। वो बोला, भाइयों, अगर मेरे पास रुपया होता या मैं कहीं से ला सकता तो मैं आपके कदमों में डाल देता, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी था मैं पहले ही आप पर नजर कर चुका हूं। कुछ तो रास्ता निकालिए। चारों में से एक ने कहा। वो बोला, अच्छा, शाम तक सब्र करो। सबको एक उम्मीद बन गई कि मुंशी कुछ करेगा। शाम हुई तो वो चारों हज्जामों से मुखातिब हुआ। साहिबों, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकान की हालत अब कभी नहीं सुधरेगी, और उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने अपनी अपनी जो तनख्वाहें फिक्स कर रखी हैं वो इस दुकान की आमदनी से कहीं ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि दुकान चले और आपकी परेशानियां दूर हों तो सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। मेरा मतलब यह है कि आप सब अपने अपने खर्चों को कम कीजिए, और दूसरा यह कि आप उतनी ही सैलरी फिक्स कीजिए जितनी आमतौर पर इस किस्म के सैलूनों में एम्प्लॉयज को दी जाती है। अगर आप मेरा तरीका और मेरी तय की हुई सैलरी आपको ठीक लगती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बल्कि इस बात का ठेका लेता हूं कि हर महीने आपको पूरी तनख्वाह मिला करेगी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप मेरे कहने पर चलेंगे तो आपको हर महीने की पहली तारीख को एडवांस में ही तनख्वाह मिल जाएगी। अब ये रुपया कहां से आएगा इससे आपको मतलब नहीं है, चाहे मैं चोरी करूं, डाका डालूं, मगर आपकी सैलरी एडवांस मिलती रहेगी। भाई, आपने मेरे साथ ऐसी भलाई की है कि मैं उसे उम्र भर नहीं भूल सकता। और भाइयों, अगर आपको ये शर्त मंजूर ना हो तो आप जाने, आपका काम जाने। मैं आपके लिए रुपए का बंदोबस्त अब नहीं कर सकता। चंद लम्हे की खामोशी रही। उसके बाद उस्ताद ने मुंशी से पूछा, अच्छा बताओ तो तुम हमारी क्या तनख्वाहें फिक्स करोगे? मुंशी ने सबकी तनख्वाहें आधी कर दी और फिर बोला, अगर आप लोग ये तनख्वाहें मंजूर कर लें तो मैं अभी जाकर, चाहे मुझे दुगने तिगने सूद पर कर्ज ही लेना पड़े, आप सबके लिए बतौर एडवांस में सैलरी लेकर आता हूं और वादा करता हूं कि हर महीने इसी तरह आपको एम्प्लॉयज की तरह आपको सैलरी मिल जाया करेगी। याद रखना मेरे दोस्तों, ये तनख्वाहें किसी बड़े हेयर कटिंग सैलून के एम्प्लॉयज की तनख्वाहों से कम नहीं है। अगर आप लोग जाकर खुद देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बल्कि एडवांस सैलरी, वो भी हर महीने, ये तो कहीं नहीं मिलती होगी। अब भाई देख लीजिए, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। मैं तो बस आप लोगों की मदद करना चाह रहा हूं। मैं हर महीने आप लोगों को सैलरी दिया करूंगा। बाकी कितनी आमदनी हुई कितनी नहीं हुई इससे आपको मतलब नहीं है। मुंशी की यह तकरीर सुनकर चारों हज्जाम गुमसुम से रह गए। उनकी ये खामोशी बहुत सब्र आजमाने वाली थी। चारों ने एक दूसरे को गौर से देखा और फिर उन्होंने गर्दनें झुका ली।
तो दोस्तों ये थी कहानी फैंसी हेयर कटिंग सलून की। कैसी लगी आपको हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है सचिन द्विवेदी ने। अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा। धरती चौकोर नहीं गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास। एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।